अभी हम एक नेक्स्ट टॉपिक जो करेंगे दैट विल बी फोर्स। और ये क्लास 10th आईसीएससी स्पेसिफिक टॉपिक रहने वाला है, बोर्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि इससे थोड़ा बहुत ज़्यादा नंबर का नहीं बनता है, लेट्स बी फ्रैंक। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट में नहीं आएगा टॉपिक, लेकिन येट इससे क्वेश्चंस बनते हैं, रिलेटिवली काफ़ी इजी क्वेश्चंस बनते हैं अगर आप बाकी सारे चैप्टर्स को देखो तो। क्लास 10th आईसीएससी वन शॉट लिखा हुआ है। मैं कोशिश ये करूँगा कि इस पूरी वीडियो को हम फोर्स के अराउंड ही रखें, ज़्यादा बेसिक्स में हम ना जाएं क्योंकि ये आपका 9th में भी आता है, तो हम 9th की काफ़ी सारी चीज़ों को यहाँ पे नहीं इंक्लूड करने वाले हैं। इससे भी ये बोर्ड सेंट्रिक ही रहेगी, तो मैं बहुत ज़्यादा बेसिक्स में नहीं जाऊँगा। अगेन ये बता रहा हूँ, बेसिक्स अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ बताना, तो मैं बेसिक्स में भी वीडियो बना दूंगा आगे। सो फर्दर डू हम शुरू करते हैं कि फोर्स क्या होती है। तो फोर्स आपने जैसा कि क्लास 9th में पढ़ा है, उससे पहले ही पढ़ा है कि फोर्स क्या होती है। बेसिकली आपने छोटे क्लास में पढ़ा है कि पुश या पुल जो होता है उसे फोर्स कहते हैं, लेकिन वो छोटे बच्चों के लिए ठीक है। आपके लिए इसकी डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाएंगी, लेकिन मतलब काइंड ऑफ सेम रहता है। तो फोर्स क्या होती है? फोर्स बेसिकली वो चीज होती है जिसकी वजह से आप किसी ऑब्जेक्ट का शेप, स्टेट और साइज चेंज कर पाओ। कैसे? सर, अगर मेरे पास लेट से ये मेरे पास एक रिमोट है, ठीक है नॉर्मली, तो अगर हम इस पर फोर्स लगाएंगे तो ये ओपन हो जा रहा है। खुल जा भाई। हाँ, ये ऐसे ओपन हो जा रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं शेप थोड़ा सा हम चेंज कर दिया। जैसा भी इसका शेप था, हमने शेप को थोड़ा सा चेंज किया बाय अप्लाइंग सम सॉर्ट ऑफ फोर्स। ठीक है, मैं तोड़ नहीं सकता हूँ ऑब्वियसली, ठीक है, लेकिन आप मेरा पॉइंट समझ रहे होगे। अगर आप किसी चीज को मोड़ोगे तो वो बेंड होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि हम आप पे फोर्स अप्लाई कर रहे हो, तो आप उस ऑब्जेक्ट का शेप या साइज चेंज कर पा रहे हो। ऑल्सो आप क्या चेंज कर सकते हो? किसी ऑब्जेक्ट का स्टेट भी चेंज कर सकते हो। जैसे ये ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसको मैंने कहीं पे, लेट से मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है एंड ये ऑब्जेक्ट इस तरह से यहाँ पे कहीं रखा हुआ था, और मैंने अभी अगर इसको देखा तो ये रेस्ट की स्टेट में, मतलब रुका हुआ है ऑब्जेक्ट, ठीक है। और जैसे इस पर हम फोर्स लगाते हैं, ये मोशन में आ जाता है, मतलब नीचे की तरफ गिरना शुरू कर देता है। तो अभी ये रुका हुआ है, ऐसे फोर्स लगाने पे आगे भाग रहा है, तो इसका मतलब इसकी स्टेट भी चेंज हो रही है। तो हम फोर्स लगाने से किसी बॉडी की स्टेट भी चेंज कर सकते हैं। लेकिन क्या ये हर बार ऐसा होता है? मतलब क्या आप फोर्स लगाओ और हर बार ही हर बार ही ऐसा हो जाए? दैट इज नॉट सर्टेन। हर बार ऐसा नहीं होता है। क्यों? जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेरे पास ये वॉल है, इस वॉल पे चाहे हम जितनी मर्जी फोर्स लगा दें ये मूव नहीं होगी, है ना। चाहे जितना मर्जी हम इस पे मुक्के मार लें, लेकिन इसका शेप चेंज नहीं होने वाला है। तो हम यहाँ फोर्स तो लगा दें, लेकिन यहाँ पे बॉडी का ना ही शेप चेंज हो रहा है, ना ही साइज चेंज हो रहा है, और ये मोशन में भी नहीं आ रही, मतलब स्टेट भी नहीं चेंज हो रहा है। अगर आप चलते हुए ट्रक के सामने आ जाओ, मतलब खड़े हो जाओ, आ नहीं जाओ, खड़े हो जाओ और कोशिश करो कि वो ट्रक रुक जाए, तो आप नहीं रोक पाओगे, है ना। आप स्पाइडरमैन तो हो नहीं कि रोक लो। तो ऐसे आप करो, लेकिन वो रुकेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसकी स्टेट मोशन की थी एंड वो मोशन में आपको लेकर के चला जाएगा, ठीक है। तो वो जो आ रहा है ट्रक, दैट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, लेकिन वो रेस्ट में नहीं आया, आपने फोर्स तो लगाई। तो हर बार ऐसा नहीं कर पाती, इसी वजह से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डेफिनेशन में कि या तो चेंज कर देती या फिर ट्राई करती चेंज करने का। आपने कोशिश बहुत की, लेकिन हो नहीं पाया आपसे, है ना। जैसे आप सभी लोग कोशिश बहुत करते हो पढ़ने की, लेकिन पढ़ नहीं पाते हो, तो दैट इज सेम केस। आप भी फोर्स लगा रहे हो, कोशिश कर रहे हो, लेकिन हो नहीं पा रही है चीजें। नेक्स्ट, फोर्स के डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं, तो आता है फोर्स का फॉर्मूला। फोर्स जो होती है उसको मास और एक्सेलरेशन को मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट करके हम निकाल सकते हैं। तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं फोर्स को निकालने के। आप डीपी बाई डी करके भी निकाल सकते हो, सॉरी डीपी बाई डी कर रहा हूँ, डेल पी बाई डेल टी। आपके लिए डीपी नहीं है, आपके लिए डेल पी बाई डेल टी है। ये करके भी आप निकाल सकते हो, मतलब चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम करके भी आप फोर्स को पता कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगेन मैं बेसिक्स बताने जाता हूँ। ये आपके क्लास 9 का पोर्शन है, इससे क्लास 10th में क्वेश्चंस नहीं बनते हैं और रिसेंट टाइम्स में देखे भी नहीं गए हैं। नेक्स्ट आता है फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, आप सभी को मालूम है, और सीजीएस यूनिट इसकी टाइम होती है, ठीक है। नेक्स्ट चीज आती है कि रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड टाइम। अब न्यूटन और डाइन के बीच में अगर आपको रिलेशनशिप स्टैब्लिश करनी है, तो आपको एक चीज वहां पता होनी चाहिए कि न्यूटन को कहते क्या है। मैं इस रीजन को यूज करूंगा एज अ रफ वर्क। तो न्यूटन जो होता है, मतलब वाला न्यूटन नहीं, हाँ साइंटिस्ट की नहीं, हम अपने फोर्स की यूनिट जो है उस न्यूटन की बात कर रहे हैं, ऑल्दो दोनों सेम है, बट यू गेट द पॉइंट मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। तो एसआई यूनिट में आप जानते हो कि एसआई यूनिट के लिए, अगर नहीं जानते हो तो याद कर लो कि मास जो होता है वो केजी में लिया जाता है, लेंथ जो होती है उसको मीटर में लिया जाता है, और टाइम जो होता है उसको सेकंड में लिया जाता है, ठीक है। आई विल बी क्विक, थोड़ा सा मैं जल्दी करूंगा चीज़ों को क्योंकि बेसिक्स हैं अगेन। तो मास केजी में है, लेंथ मीटर में है, टाइम सेकंड में है। अगर आप यहाँ पे रखो यही सारी चीज़ों को, तो क्या आ जाएगा आपके पास इस वाले फॉर्मूले में? फोर्स की आपके पास यूनिट आ जाएगी मास इंटू एक्सलेशन। मास इज इन केजीज फॉर एसआई यूनिट,
और एक्सेलरेशन की आप यूनिट जानते हो होती है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो दिस कम्स एसआई यूनिट ऑफ फोर्स और इसी को हम न्यूटन कहते हैं। तो न्यूटन कहीं पे अगर लिखा होगा तो मतलब वैसा कुछ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड ये आपके एमसीक्यू में आ जाता है कई बार कि केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इज नोन एज डैश, या 4 ऑप्शन दे देगा तो वहां पे आप न्यूटन मार्क कर देना, ठीक है। अब इसके हम सीजीएस यूनिट भी देख लेते हैं। सीजीएस में आप क्या करते हो सर? कुछ नहीं, जो केजी होता है उसको ग्राम में चेंज कर दीजिए, जो मीटर होता है उसको सेंटीमीटर में चेंज कर दीजिए, और सेकंड को सेकंड ही रहने दें। तो ये चीज क्या होती है, इसको हम डाइन बोलते हैं, ठीक है। डायन नहीं बोलते हैं, डाइन बोलते हैं। डायन इज समथिंग एल्स। तो ये हो जाएगा ग्राम सेंटीमीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, ठीक है। चलो, तो आई गेस ये दोनों चीजें क्लियर होंगी। अब हम इनके रिलेशनशिप को देख लेते हैं कि फटाफट से इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप क्या है, मतलब न्यूटन और डाइन के बीच में। तो देखते हैं न्यूटन और डाइन के बीच में रिलेशनशिप क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिख सकते हैं कि 1 न्यूटन सर जो होता है वो किसके इक्वल होता है, 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कई बार बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि 1 न्यूटन को डिफाइन कैसे करें, कभी कभी पूछ लेता है। तो अगर मेरे पास लेट से इमेजिन कि सर मेरे पास ये जो मार्कर है, दिस मार्कर इज हैविंग अ वेट ऑफ 1 kg, ये 1 किलो का है, और इसको हम फेंक देते हैं 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ। मतलब जब इसको हम फेंक रहे हैं तो इसका एक्सेलरेशन जो हो रहा है दैट इज ऑफ 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब हर 1 सेकंड बाद इसकी जो वेलोसिटी है दैट चेंजेस बाय 1 मीटर पर सेकंड, ये कहने का मतलब है। तो इस ऑब्जेक्ट जिसका मास 1 kg था, इसको हमने 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन के साथ फेंक दिया, तो इस समय पे इस पे हमने जो फोर्स लगाई होगी, जो हमने फोर्स फेंकने पे लगाई होगी, वो 1 न्यूटन की रही होगी, ठीक है। तो 1 न्यूटन जो होता है इसे कहते हैं 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। 1 kg को हम चेंज करेंगे किसमें, सीजीएस में, बिकॉज वी आर इंटेंडेड टू फाइंड रिलेशनशिप बिटवीन न्यूटन एंड डाइन। तो हम यहाँ पे करेंगे क्या, केजी को ग्राम में चेंज करेंगे, क्योंकि हम न्यूटन से डाइन में जाना चाह रहे हैं। तो वहां पे भी लिखा हुआ है केजी से आप डाइन में जाओगे, सॉरी केजी से ग्राम में जाओगे तो आप न्यूटन से डाइन में ट्रांसफर कर जाओगे। तो 1 kg में आप जानते हो सभी लोग 10⁻³ ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं, और 1 मीटर में 10⁻² सेंटीमीटर हो जाएंगे। एंड दिस कम सेकंड स्क्वायर। अब ये जो पोर्शन है ये आपका आ जाएगा डाइन, और इंडिसेस का एक रूल होता है कि अगर बेस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो जाती है, तो ये आ जाएगा 5। दिस इज 5 नॉट 8। नहीं तो अभी बहुत सारे लोग आ जाएंगे यूट्यूब पे और फिर कहेंगे अरे सर तो गलत पढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो, तो 1 न्यूटन इज 10⁻5 डाइन। तो ये रिलेशनशिप होता है छोटा सा। कहीं पर अगर आपको कन्वर्ट करना हो न्यूटन से डाइन में या डाइन से न्यूटन में, तो आप इसका यूज करके कर सकते हो। चलो, तो ये तो हमारा कुछ 9th का था। अगर आ गया इससे कुछ तो वेल एंड गुड है, नहीं आया तो दैट डजंट काउंट। इसमें आते हैं हम कि 10th में हमारे पास क्या आता है। तो 10th में हमारे पास आता है मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट ऑफ फोर्स से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है। इससे पहले भी 2 टॉपिक्स बताए गए हैं कंसाइज में, या फिर जो मैं बुक फॉलो करता हूँ, और उस बुक्स में लिखा गया है ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल मोशन के बारे में। बट मैं इनको शॉर्ट में बता देता हूँ। ट्रांसलेशनल रोटेशनल का मतलब क्या होता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मोशन कर रहा होता है दैट इज नोन एज ट्रांसलेशनल मोशन। और आप सभी के सर के ऊपर पंखा चल रहा होगा, अगर आप नॉर्थ इंडिया में हो तो माइट भी चल रहा होगा, साउथ इंडिया में हो तो भी माइट भी चल ही रहा होगा, है ना। और ठंडियाँ आ रही है वैसे फिर भी, लेकिन पंखा चल रहा होगा अगर, तो पंखे को अगर आप देखो तो वो राउंड 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 घूम रहा होगा अबाउट अ सेंटर, एक सेंटर के अबाउट वो ऐसे ऐसे घूम रहा है। तो दिस सेंटर इज एक्सिस ऑफ रोटेशन, मतलब वहां पे पंखा जो पिवट है, पिवट मतलब रुका हुआ है, जाम किया गया है, उसको ठोक दिया गया है, उसको सीलिंग से लटका दिया गया है, कुछ भी कहना चाहो, उसके अराउंड वो मूव कर रहा है। तो दैट मीन्स कि इट इज अ मोशन वेयर अ बॉडी इज मूविंग अबाउट अ पिवट पॉइंट, तो इसे रोटेशनल मोशन कहते हैं, ठीक है। आप कोई ड्रिल मशीन देखो तो ड्रिल मशीन भी एक पॉइंट के अबाउट ऐसे मूव कर रही होती है, दैट इज ऑल्सो रोटेशनल मोशन, ठीक है। मैं उसमें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा क्योंकि वो उससे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। जो क्वेश्चन में आएगा वो हम यहाँ पढ़ते हैं। दैट इज मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है। मोमेंट ऑफ फोर्स को हम लोग बहुत नाम से जानते हैं। मोमेंट ऑफ फोर्स पहला चीज, दूसरा टॉर्क के नाम से भी जानेंगे, और तीसरा इसे हम टर्निंग इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। किस किस नामों से, मोमेंट ऑफ फोर्स, टॉर्क एंड टर्निंग इफेक्ट, ठीक है। अब आई नो कि आपके यहाँ पे चीज़ें, बहुत चीज़ों में डाउट आ रहा है कि सर कैसे आएगा क्वेश्चन, तो थोड़ा सा ध्यान रखो। डायरेक्ट क्वेश्चन इससे नहीं आया कि उठा के बिल्कुल डायरेक्ट तुम्हें दे दे कैलकुलेशन करने को इंटू इंटू करके, थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा है, क्योंकि मैंने जो सैम्पल पेपर अभी का देखा है और जो पिछले साल का पेपर हुआ है बोर्ड्स का, उसमें थोड़े से काफ़ी चेंजेस आए हैं। और पहले के जो बहुत हुआ करते थे, अगर आप मान के चलो कि 2020 से पहले के या 2022 से पहले के जो बोर्ड्स के पेपर होते थे वो काफ़ी रिलेटिवली ईजी रहा करते थे, उसके बाद से थोड़ा लेवल बढ़ा है बोर्ड्स का, ठीक है। 10th की अगर बात करें और 12th की भी। सो मोमेंट ऑफ फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, इट कैन बी डिफाइंड बाय द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लेकिन इस बात को समझने, मतलब सिर्फ
इस चीज को रट लेने से बात नहीं बनेगी। हमें पूरा समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है एक्चुअली। देखो होता क्या है, अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, लेट से मेरे पास एक कोई रॉड है, ठीक है, ध्यान से समझना सभी लोग। अगर मेरे पास कोई एक रॉड है विच इज ऑफ एल लेंथ, ठीक है, कुछ इसकी एल लेंथ की रॉड है और इस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, कहां से सर, नीचे से ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहे हैं, दिस इज फोर्स की डायरेक्शन। तो अगर मेरे पास रॉड यहाँ नहीं है, ठीक है, जैसे ये मेरे पास एक रॉड इमेजिन करें, इमेजिन क्या है सामने, ठीक है, इस पर हम नीचे से फोर्स लगाएं तो मेरे हाथ को देखना, ये फोर्स लगा रहे हैं और ऊपर जा रही है, सिंपल, प्रीटी सिंपल की है सर, फोर्स लगा रहे हो ऊपर लगा रहे हो तो ऊपर जा रही है सिंपल। लेकिन क्या करें या क्या होगा अगर हम इस वाले पॉइंट को पिवट कर दें। पिवट का मतलब क्या होता है कि इसको हम किसी कील या फिर किसी चीज के थ्रू इसको स्टिक कर दें, रोक दें। तो अगर हमने इस पॉइंट को रोक दिया, इस वाले पॉइंट को हमने रोक दिया, तो अब इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो ऐसे रोटेट होगा, ध्यान से देखना। अब इस पर हम फोर्स लगाएंगे तो अपवर्ड की तरफ ये पूरा का पूरा ऊपर नहीं मूव कर रहा है, अब ये रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो रहा है, इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो रहा है। वर्ड ध्यान से सुनना, ये क्वेश्चन में आता है कि अ बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट दिस पॉइंट, देन फिर उस पॉइंट को चेंज करके किसी दूसरे पॉइंट को देता है। तो ये वर्ड को कैच करना कि ये एक पॉइंट है जिसके अबाउट ये रोटेशन परफॉर्म हो रहा है। तो ये जो पॉइंट है इसे पिवट पॉइंट कहेंगे। क्यों इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनना, क्योंकि पिवट पॉइंट के अबाउट ही आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैलकुलेट करने वाले हो, ठीक है। तो ये फोर्स अगर आप लगा रहे हो अब की बार, तो ये आपकी बार एक रोटेशनल इफेक्ट पैदा कर रही है सॉरी, ये काइंड ऑफ एक रोटेट हो रही है इस तरह से, और इस समय ये जो फोर्स है हमारे पास, इसे हम टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स कहते हैं या फिर टॉर्क कहते हैं। तो ये जो टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है ये टॉर्क की वजह से हो रहा है, और टॉर्क को हम निकाल कैसे सकते हैं, इस प्रीटी सिंपल फॉर्मूले से, फोर्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करके। कैसे सर निकालेंगे, सर यहाँ पे लग रही है फोर्स, अब मुझे इसको थोड़ा सा शॉर्ट करना पड़ेगा, इस वजह से मैं यहाँ पे ऐसे लिख ले रहा हूँ। पता है यूट्यूब में पढ़ाने में एक दिक्कत भी होती है, क्या कि बहुत सारे लोग ना तैयार रहते हैं, बस कीबोर्ड वॉरियर जिनको कहते हैं ना, कि बस कैसे मुझे एक मौका मिल जाए और सर को बस मैं बता दूं कि मैं कितना सही हूँ। तो यार देखो, मैं कोई चीज़ समझाना चाह रहा हूँ उसको समझो, रैदर मेरे फ्लॉज निकालने से अच्छा। तो यहाँ पर देखो कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ, बस ये दिमाग मत चले कि अरे देखो अभी जहाँ पे गलती करूँगे वहाँ पे निकाल लेंगे बस गलती, ठीक है, गलती मत निकालो, पहले समझो उस चीज़ को। ऑल्दो हाँ, जहाँ भी गलती हो वहाँ मुझे बताना, मैं खुद ही बता दूंगा भाई कि हाँ मेरी गलती हुई है। तो यहाँ पे फोर्स लगा रहा हूँ, इस तरह से फोर्स लग रही है कुछ ऐसे, ठीक है। अब ये जो हमने सर रेड लाइन एक बनाई है, ये हमारे पास है फोर्स का एक्सेस, मतलब इस लाइन के अबाउट फोर्स लग रही है सिंपली, ठीक है। और ये एक और रेड लाइन हम बना रहे हैं, दिस इज पिवट पॉइंट, ये पिवट एक्सेस है, ठीक है, जहाँ पे पिवटेड है बॉडी। अब इन दोनों के बीच में परपेंडिकुलर दूरी का मतलब क्या है, यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर दूरी लेनी है, दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर दूरी लेनी होगी। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री। तो ये जो दूरी है दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये दूरी परपेंडिकुलर नहीं है भैया, ठीक है। तो कोई भी रैंडम दूरी मत ले लेना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लेनी है। कहाँ से कहाँ के बीच में, सर जहाँ पे पिवट पॉइंट है और जहाँ पे फोर्स लग रही है उन दोनों के बीच में। यहाँ पे बहुत ईजी है निकालना, लेकिन जैसे ही चीज़ें चेंज होगी वहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत होगी। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, लेट से दिस काइंड ऑफ कोई बॉडी है, ठीक है, और लेट से यहाँ पे फोर्स लग रही है इस पॉइंट पे, यहाँ पे फोर्स लग रही है, एंड इसको पिवट कहाँ करते हैं, यहाँ कर देते हैं पिवट, इस पॉइंट पे हमने इसको पिवट कर दिया है। तो अब ये बॉडी कैसे रोटेट करेगी, ये कुछ सर ऐसे रोटेट करेगी, ऐसे करके रोटेट कर दी होगी, है ना। मैं इसको बता तो नहीं पाऊंगा ऐसे लाइव, कोशिश करता हूँ। लेट से मेरे पास ये एक ऑब्जेक्ट है और इसको हमने यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में, समझ पा रहे हो, ये ऑब्जेक्ट है, इस पर हम इस डायरेक्शन में यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं और इसको यहाँ कहीं पिवट कर रहे हैं। तो ये ऑब्जेक्ट देखना, यहाँ पे पिवट किया मैंने, ये हाथ से पिवट किया हुआ है और यहाँ पे फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में, तो ये कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, जैसे देखते हैं यहाँ पे पिवट हुआ है, यहाँ पे फोर्स लगा है तो कुछ ऐसे रोटेट कर रहा है, ठीक है। अभी जो रोटेशन हो रहा है ये किसके अबाउट हो रहा है, उसके बीच की में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी होगी, ठीक है सर, निकाल लेते हैं। सर फोर्स कैसे है, फोर्स का एक्सेस बनाइए, ये रहा फोर्स इस तरह से जा रही है, ठीक है, और जहाँ पिवट पॉइंट है वहाँ बना लीजिए, सर ये है पिवट पॉइंट, ठीक है। अब इनके बीच में जो परपेंडिकुलर दूरी है उसको आप यूज़ करोगे, ये वाली दूरी, ठीक है, ये वाली दूरी परपेंडिकुलर नहीं होगी, ध्यान रखना, ठीक है। परपेंडिकुलर में आपको ट्रिक करने के लिए कई बार अलग अलग डिस्टेंसेस देगा, लेकिन आपको परपेंडिकुलर दूरी ही लेनी है। निकालने के लिए बड़ा सिंपल है सर, एक ये लाइन ड्रॉ करो, एक ये लाइन ड्रॉ करो, इनके बीच में जो दूरी आएगी दैट विल बी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है। अब इसको निकालने के लिए आपको क्वेश्चन में कुछ ना कुछ
कैच वो देगा जिससे आप निकाल पाओगे। घबराओ नहीं कि वहाँ कैसे निकालेंगे, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी नहीं आएगा तुम्हारे पास कि आप नहीं निकाल पाओ। फिलहाल नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो इस तरह से हम टॉर्क को निकाल सकते हैं, और टॉर्क क्या होती है मैंने आप थोड़ा फील करा दिया। और थोड़ा सा अगर आपको फील करना है तो आप फील कर सकते हो बाय यूजिंग बैट। आपने बहुत सारे जो लड़के होंगे या जो लड़कियां भी हैं, तो लड़कियां भी जीत गई हैं हमारी, है ना। तो जो क्रिकेट का बैट है उसको जब आप पकड़ोगे तो ऐसे जब घुमाओगे, इस तरह से ऐसे घुमाओगे, तो आप कई बार देखते हो जो जनरली नीचे खेलने आते हैं काफ़ी ज़्यादा नीचे, मतलब ग्राउंड के नीचे, मतलब छत से नीचे नहीं, बहुत सारे बैट्समैन या बहुत सारे बैटिंग वुमेन्स जो नीचे खेल रहे होते हैं, मतलब नीचे के पायदान, मतलब 6 और 5वें नंबर पे खेलते हैं, इनको हार्ड हिटिंग चाहिए होती है थोड़ी सी, ठीक है। तो वो यूज़ क्या करते हैं, थोड़ा सा अपर हैंडल को यूज़ करते हैं, अपने लोअर हैंडल पे नहीं पकड़ते हैं बैट, वो ऊपर की तरफ पकड़ते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से उनको रोटेशनल मोशन ज़्यादा मिल रहा है, टॉर्क ज़्यादा मिल रही है, ठीक है। वहाँ भी क्या हो रहा होता है सर, ये रहा हमारे पास ऐसे हैंडल, खड़ा हो जाता हूँ वैसे ही, ये हमारे पास हैंडल है, यहाँ पे उसको हमने पिवट किया हुआ है, और ये इस तरह से रोटेट हो रहा है इसके अबाउट, तो दिस इज जस्ट लाइक अ रोटेटिंग मोशन, ठीक है। यहाँ पिवट, ये हमारे पास फोर्स लगा रहे हैं और इस तरह से रोटेट कर रहा है ये, ठीक है। चलो इसी तरह से आप बैडमिंटन जो लोग खेलते हैं या देखते हैं या पसंद करते हैं, उसमें भी आप क्या करते हो, बैडमिंटन सर ऐसे है, यहाँ पकड़ते हैं और यहाँ पे ऐसे करके रहता है रैकेट, और इस तरह से आप मारते हो। तो जब इस तरह से आप घुमाते हो तो दिस अगेन एक्ट्स एज अ पिवट पॉइंट, एंड ये जो हमारे पास है ये एक्ट करेगा जहाँ से फोर्स लग रही है, ठीक है। तो ये परपेंडिकुलर दूरी हो जाएगी बैडमिंटन रैकेट की जो भी दूरी होगी। जो लोग कारपेंटरी करते हैं मतलब जो भी बच्चे इसमें से कारपेंटर है ना, बच्चे नहीं मतलब उनके घर में कोई है, ठीक है, या फिर अगल बगल है कोई, तो अगर वो कारपेंटर है कोई, तो कारपेंटर को आप देख रहे होगे तो वो हैमर को कुछ इस तरह से चला रहा होगा, तो ये अगेन जितना उसको तेज कील पे फोर्स लगाना होगा वो उतना दूर पकड़ता है हैमर को। तो यहाँ पे अगर उसने पकड़ा हुआ है तो दिस अगेन एक्ट्स एज अ पिवट पॉइंट, एंड यहाँ पे जो हैमर मूव कर रहा है दिस एक्ट्स एज अ पॉइंट ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। तो इस तरह से कुछ चीज़ें रोल प्ले करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इसकी यूनिट क्या होती है। तो इसकी यूनिट अगर बात करें तो इसकी यूनिट होती है न्यूटन मीटर, और न्यूटन प्रीटी सिंपल, इसकी न्यूटन होती है, ये मीटर होता है तो न्यूटन मीटर आ गया। सीजीएस में क्या होगी सर, इसकी डाइन हो जाएगी, इसकी सेंटीमीटर हो जाएगी, सिंपल। चलो, तो अगर इनके बीच में भी रिलेशनशिप निकालना कह दे कि बताओ, अभी तक पूछा नहीं है, अगर पूछ ले कि न्यूटन मीटर और डाइन सेंटीमीटर के बीच में रिलेशनशिप निकालो, तो कैसे निकालोगे? प्रीटी सिंपल, अगेन 1 मीटर और 1 न्यूटन को ऐसे लिखेंगे हम, इसको हम लिख सकते हैं 1 न्यूटन को हम लिख सकते हैं 10⁵ डाइन, आई एम यूजिंग दिस पोर्शन, ये जो मेरे पास है, ठीक है। 1 न्यूटन में 10⁵ डाइन होते हैं, और 1 मीटर में 10⁵2 सेंटीमीटर होते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 10⁵7 डाइन सेंटीमीटर बन जाएगा, ठीक है। और कुछ इस तरह से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो आई गेस क्लियर होगा ये चीज़, 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर में कितना डाइन सेंटीमीटर आएगा, तो इतने डाइन सेंटीमीटर आने वाले हैं, ठीक है। कुछ कुछ किसी किसी को याद आ रहा होगा इसके अगले वाले चैप्टर का, वर्क और एनर्जी का, ठीक, अच्छी बात है। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं। अच्छा, मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिख के रखा हुआ है कि कहाँ से मेजर करते हैं, पिवट पॉइंट से मेजर करते हैं, पॉइंट ऑफ एक्सेस ऑफ वेयर फोर्स इज अप्लाइड, मतलब वही मैंने बात समझाई, पिवट पॉइंट से लेकर के जहाँ भी फोर्स लग रही होती है उनके बीच की दूरी को बेसिकली मेजर करते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस से। चलो, अब हम किस किस चीज़ों पे देखते हैं कि ये टॉर्क डिपेंड करती है, मतलब अगर हम क्या चेंज करें तो उससे टॉर्क चेंज हो जाएगी, वो देखते हैं। तो क्या चेंज करें सर, देखिए टॉर्क दो फैक्टर पे डिपेंड कर रही है, एक इस पे एक इस पे, मतलब टॉर्क जो है वो डिपेंड कर रही है फोर्स पे, और टॉर्क जो है वो डिपेंड कर रही है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे। कैसे डिपेंड करती है अभी हमने लिखा नहीं है क्योंकि हमें मालूम नहीं है, हम देख लेते हैं, पहले एग्जाम्पल समझते हैं फिर हम देखते हैं कि कैसे होगा। देखो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, सबसे इजी एग्जाम्पल दैट विल बी डोर हिंज, सबसे इजी और सबसे पॉपुलर एग्जाम्पल। क्यों? क्योंकि सभी लोग ने दरवाजा देखा है। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट बनाने की कोशिश की है दरवाज़ा सॉरी। तो ये है दरवाज़ा मेरा, और ये है हैंडल। तो इस हैंडल को हम ऐसे लगा के ऐसे खोलते हैं और ऐसे बंद कर देते हैं, कुछ इस तरह से मूव हो रहा होता है, ठीक है। और ये हिंजेस यहाँ से पिवटेड होता है। तो एक बात तो क्लियर है, ये क्या है, ये है सर पिवट पॉइंट, ये पिवट पॉइंट है। और एक बात और भी क्लियर है कि यहाँ से फोर्स लगा रहे हैं, एक्शन ऑफ फोर्स ऐसे हो रहा है। अब ऑब्वियसली वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होने वाला है, मतलब इस तरह से लगाने वाले हो फोर्स आप, ठीक है, और इस तरह से बाहर इस तरह से अंदर, लेकिन ठीक है समझ में आ रहा है कि वहाँ फोर्स लग रही है। तो क्या होगा अगर हम फोर्स को बढ़ा दें,
क्या टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा, ये है टर्निंग इफेक्ट ऐसे जो, ये टर्निंग इफेक्ट जनरेट हो रहा है। तो अगर हम ज़्यादा ताकत से धक्का देंगे जाकर के तो क्या टॉर्क बढ़ जाएगी? ऑब्वियसली सर बढ़ जाएगी। अगर आप एक छोटे बच्चे से कहो कि दरवाजे को खोल दे तो नहीं खोल पाएगा, अगर बड़े बच्चे से कहो तो खोल देगा दरवाजा। तो क्यों? क्योंकि वो टर्निंग इफेक्ट ज़्यादा जनरेट कर पा रहा है ड्यू टू द फोर्स। ठीक है। जो क्रिकेट खेलते हैं, अगेन वहाँ पे उस बात को, मैं क्रिकेट की बात क्यों करता हूँ, तो ज़्यादा अभी रिसेंट में बीता है ना, थोड़ा सा ट्रेंडिंग बन जाएगी वीडियो भी। तो वो बैट के हैंडल को काफ़ी ऊपर से पकड़ते हैं जो लोअर ऑर्डर बैट्समैन होते हैं। लोअर ऑर्डर मतलब टेलेंडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो थोड़ा सा हार्ड हिटिंग करते हैं, वो बैट को स्विंग ज़्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी वजह से वो फोर्स ज़्यादा जनरेट करते हैं और टॉर्क ज़्यादा जनरेट होता है। फोर्स ज़्यादा लगाने की वजह से टॉर्क ज़्यादा जनरेट होगा, ज़्यादा दूर जाएगी, है ना। जैसे हमारे MSD जो हैं वो क्या करेंगे, फोर्स ज़्यादा लगाएंगे तो बहुत दूर बॉल जाती है। ठीक है। और बाकी हमारे बहुत सारे जो हैं वो उतना दूर बॉल को नहीं भेज पाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कैसे डिपेंड करता है। सर ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर बढ़ेगा, ये समझना है ध्यान से हमें, और ध्यान से समझना, तो अगर हम इस हिंजेस को, सॉरी ये जो डोर हैंडल है, इस डोर हैंडल को हम पास करेंगे तो क्या होगा, इससे टॉर्क पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो अगर हम दरवाजे के हैंडल को पास में लेके आएंगे, जस्ट अ सेकंड, अगर हम इस डोर के हैंडल को हिंजेस के पास लेके आएंगे, या एक काम करते हैं, डोर के हैंडल को हम, एक कोई अनाड़ी कारीगर था, वो क्या करता है, डोर हैंडल को एकदम हिंजेस के ऊपर लगा देता है, जहां हिंजेस है वहीं उसी के ऊपर डोर हैंडल लगा हुआ है। तो आप जितनी मर्जी ताकत लगा लो, डोर नहीं खुलने वाला, टूट जाएगा बट खुलेगा नहीं। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि सर यहाँ पे अगर डोर हैंडल इस जगह पे लगा हुआ है, देखते हैं मैथमेटिकली, देखते हैं फॉर्मूला काम भी करता है कि सर ने ऐसे ही बता दिया है। तो देखते हैं, अगर डोर हैंडल यहाँ पे है, इस जगह पे है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कोई बच्चा है बता सकता है? हाँ सर बता सकते हैं। इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस तो जीरो है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस केस के लिए जीरो हो जाएगी, इस वाले केस के लिए। जैसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ जीरो होगी, टॉर्क तो जीरो हो गई, मतलब टॉर्क तो खत्म हो गई, और टॉर्क खत्म मतलब रोटेशनल मोशन खत्म, वो रोटेट ही नहीं होगा, वैसे ही रह जाएगा बिल्कुल, है ना। लेकिन जैसे जैसे हम इस दूरी को बढ़ाते जाएंगे, आपके बीच की नहीं, ये हैंडल और हिंज के बीच की, अगर हैंडल और हिंजेस एक दूसरे से दूर होते जाएंगे, बड़ा दर्द हो, ठीक है, दूर हो रहे हैं हैंडल और हिंजेस, तो क्या हो रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ रही है। जैसे जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ेगी, वैसे वैसे टॉर्क ज्यादा जनरेट होगी। जितना दूर हैंडल लगा होगा, ऑब्वियसली डोर के फ्रेम में ही, बाहर नहीं लगा दोगे, तो उतना ही ज्यादा टॉर्क जनरेट होगी। ठीक है। तो जैसे जैसे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बढ़ रहा है, वैसे वैसे टॉर्क जो है, अरे यार क्या लगा दिया, ये भी बढ़ रही है। ठीक है। और सरप्राइजिंगली एक बात क्या है पता है क्या, कि ये फोर्स है वो कम लगानी पड़ेगी। ये ध्यान रखना है, फोर्स जो आप अप्लाई कर रहे हो, जो अप्लाइड फोर्स है वो कम हो जाएगी। मतलब जितना दूर आप हैंडल को लेकर के जाओगे, उतना कम तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी। जितना पास हैंडल को लेके आते जाओगे, उतना ज्यादा तुम्हें फोर्स लगानी पड़ेगी। जितना दूर हैंडल जाएगा, उतना ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस होगा, जितना पास हैंडल आएगा, उतना कम टॉर्क प्रोड्यूस होगा। आई गेस बात क्लियर होगी इतनी। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। अभी आपको समझ में आ गया कि कैसे डिपेंड करता है। ठीक है, इसको अपना थ्योरी में लिख लेना भाई। ठीक है, मैं थ्योरी नहीं लिखा पाऊंगा अभी यहाँ पे। सो नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज आती है कि सर, अब ये चीज़ आप बहुत जगहों पे यूज़ करते हो। हिंजेस का मैंने एग्जांपल लिया, ठीक है। आप मैंने क्रिकेट के बैट का एग्जांपल लिया। अगर आप ऊपर से पकड़ोगे उसको हैंडल के, तो फिर आप ज़्यादा स्विंग कर पाओगे, ज़्यादा स्विंग करोगे टॉर्क ज़्यादा जनरेट होगी। ठीक है। अगर ऊपर से पकड़ोगे तो फोर्स आपको कम लगानी पड़ेगी, नीचे से पकड़ोगे तो फोर्स ज़्यादा लगानी पड़ेगी। मतलब ऊपर से आप कम फोर्स में ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करा सकते हो, नीचे अगर आप पकड़ोगे तो ज़्यादा फोर्स भी लगाओ तब भी कम दूरी ही जाएगी। ठीक, ये सब बातें प्रीटी सिंपल है। तो मैं आगे बढ़ता हूँ अभी। फिर भी अगर नहीं समझ में आया तो बता देना मुझे, मैं बता दूंगा अगली क्लास में या अगली वीडियो में। तो नेक्स्ट हमारे पास चीज़ आती है जो कि है कपल। कपल क्या होते हैं? बहुत सारे लोग खुश हो गए होंगे, कपल क्या होते हैं। खुश ना हो बेटा। तो कपल क्या होते हैं? कपल की अगर बात करें तो जैसे हमारे वर्ल्ड में क्या होता है, मतलब इंसानों के बीच कपल कौन बनते हैं? हाँ हाँ, वही जो आप सोच रहे हो, है ना। एक कोई पुरुष और एक कोई महिला, दोनों आपस में आते हैं और कहते हैं कि भैया हमें आपकी संगति अच्छी लग रही है और आपको हमारी संगति अच्छी लग रही है, चलो हम एक बहुत अच्छा सा क्या कहते हैं उसे, वो बनाते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं। और ये रिलेशनशिप सुनते हैं ना लोग, बड़ा वो हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। रिलेशनशिप आपके हमारे बीच में भी है ना,
आपके हमारे बीच में स्टूडेंट और टीचर का रिलेशनशिप है। अब रिलेशनशिप का मतलब ही लोगों ने सब बना लिया है कि वही मतलब कुछ वैसे ही कुछ बात करना है, वैसा कुछ नहीं बात करना है, इधर ध्यान दो, ठीक है, फोर्स की बात कर रहा हूँ। तो कपल क्या होता है? तो कपल का मतलब क्या होता है कि बेसिकली हमें मेरे पास दो अपोजिट तरह के लोग हैं, एक सर मेल है और एक है फीमेल। अब दोनों में कुछ वाइब मैच होनी चाहिए। हाँ सर, वाइब तो मैच होनी चाहिए, आजकल वाइब मैच होना ज़्यादा जरूरी है। तो कुछ वाइब मैच हुई, मतलब सेम वाइब है दोनों की, है ना? तो दोनों क्या बन गए, एक कपल की तरह बिहेव कर रहे हैं। बस यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई करनी है। मेरे पास क्या करना है, एक मेरे पास और यहाँ पे एक फोर्स लग रही है और एक फोर्स यहाँ लग रही है। यहाँ पे क्या था कि दोनों अपोजिट थे, जेंडर अपोजिट थे, तो यहाँ पे फोर्सेस के नेचर दोनों के अपोजिट हैं, एक ऊपर जा रही है एक नीचे जा रही है। तो फोर्सेस दोनों अपोजिट हैं, मतलब डायरेक्शन में अपोजिट है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है। मैग्नीट्यूड मतलब दोनों की जो वैल्यू है वो सेम होने वाली है। और वाइब यहाँ मैच कर रही थी, यहाँ पे क्या सेम वाइब पे काम कर रहे थे, यहाँ पे वो सेम एक्सेस पे काम करेंगे। तो ये एक बन गया कपल। मतलब कपल एक ऐसी फोर्सेस को कहते हैं, मतलब ऐसी पेयर ऑफ फोर्स को कहते हैं जो अपोजिट होती हैं, पहली बात तो डायरेक्शन में, और सेम एक्सेस पे लग रही होती हैं। इक्वल होती हैं लेकिन अपोजिट होती हैं और सेम एक्सेस पे लग रही होती हैं, सेम लाइन पर लग रही होती हैं। तो इन्हें कहा जाता है कपल। अब यहाँ मैंने वही बनाया भी हुआ है इसी चीज़ को। अब यहाँ पता है बहुत सारे लोग कहेंगे कि सर ये तो आपने गलत बना दिया है ना, कहीं पता चलेगा कोई फोटो वोटो निकाल कर डाल दे तो देखो ऐसा पढ़ाते हैं वहाँ पे। नहीं भाई, मैंने यहाँ लिख दिया है इसलिए कि F1 जो है वो F2 के इक्वल है, मतलब ये जब दोनों इक्वल होंगे तब ये कपल की तरह एक्ट करेगा, अनटिल अनलेस ये नहीं करेगा। ठीक है, अब इस चीज़ को हम प्रूफ भी कर लेते हैं थोड़ा सा, लेकिन प्रूफ करूँगा जस्ट अ सेकंड, मैं इसको रब कर देता हूँ। अब हम कपल के जो फोर्सेज हैं इनको निकालने की कोशिश करते हैं, फोर्सेज नहीं, इनके मोमेंट्स को निकालने की कोशिश करते हैं। देखो मोमेंट मतलब इन्हीं की बात करते हैं, ठीक है। तो मोमेंट यहाँ पे अगर आप देखो तो मैं एक काम करता हूँ, पहले मोमेंट टाइप्स ऑफ मोमेंट भी बता देता हूँ, फिर मैं इसको कैलकुलेट करता हूँ, ठीक है। टाइप्स ऑफ मोमेंट में दो तरह के मोमेंट आते हैं, एक होता है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, एक होता है क्लॉकवाइज मोमेंट। मतलब अगर आपकी बॉडी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो उसे कहेंगे क्लॉकवाइज मोमेंट, अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है तो उसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज। प्रीटी सिंपल। अगर आपकी बॉडी ऐसे रोटेट कर रही है तो दिस इज घड़ी के उल्टे दिशा में, घड़ी ऐसे चलती है, ये ऐसे जा रहा है, तो घड़ी के उल्टे दिशा में तो इसे कहेंगे एंटी क्लॉकवाइज, घड़ी के दिशा में है तो इसे कहेंगे क्लॉकवाइज, ठीक है। तो एंटी क्लॉकवाइज को हम लोग निकालते हैं कैसे हैं सर, वही फॉर्मूला रहेगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस ध्यान रखना जो ACW है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट जो है, ये हमेशा पॉजिटिव आता है, ठीक है। और जो CW है वो कैसा आता है, नेगेटिव आता है। बस इतना डिफरेंस है छोटा सा। मतलब ओवरऑल जब आप वैल्यू निकालोगे तो एक प्लस और माइनस का अंतर आएगा, माइनस साइन या प्लस साइन वैल्यू में लगाना होगा, जो कि उसके डायरेक्शन को दिखा देगा। या फिर आप लिख सकते हो कि वो क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये भी बता सकते हो। चलो अब हम जरा इसको निकालते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास दो तरह के, हम इस वाले डायग्राम को कंसिडर कर लेते हैं, ये भी कंसिडर कर सकते हैं, मैं इसी चीज़ को यहाँ बना रहा हूँ बस, ठीक है, जिससे ज़्यादा नहीं मुझे नीचे झुकना ना पड़े। तो यहाँ पे ये वाली फोर्स जो है ये इसको ऐसे घुमा रही है, दिस इज एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज। थोड़ा सोचो भाई, घड़ी ऐसे चलती है, ये ऐसे जा रहा है, मतलब उल्टा जा रहा है घड़ी के, तो दिस इज ACW। और ये कैसे है सर, ये इसी को सपोर्ट कर रहा है, मतलब इसी के साथ साथ जा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हाँ, तो ये भी ACW है, ठीक। अब दोनों मोमेंट को आप कैसे निकालोगे, बहुत ईजी निकलना। आपने भी बताया कि τ1, लेट्स से दिस इज 1 एंड दिस इज 2, ठीक है। तो τ1 हम कैसे निकालेंगे, फोर्स 1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस 1। अब फोर्स 1 का मतलब ये वाली फोर्स की बात चल रही है, तो फोर्स 1 कितनी है, F है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस ध्यान से देखना, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कहाँ से मेजर करते हैं, पिवट पॉइंट से, जहाँ पे फोर्स अप्लाई हो रही है वहाँ पे। फोर्स यहाँ अप्लाई हो रही है, पिवट पॉइंट ये रहा, तो ये दूरी की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट है। तो ये कितना हो जाएगा, OB, ठीक है। नेक्स्ट τ2 की बात करते हैं। τ2 इज F2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब ये है F2, तो F2 कितना है, F है यहाँ पे भी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है इसके लिए, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा OB या फिर AO, OB और अरे यार OB कह रहा हूँ, OA, ठीक है।
तो अब क्या करें सर, दोनों ही एंटी क्लॉकवाइज हैं, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी एंटी क्लॉकवाइज, मतलब दोनों सेम तरह से चल रहे होंगे, मतलब दोनों काइंड ऑफ एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ देखो, यहाँ भी सपोर्ट चल रहा होता है ना, शायद ना चल रहा हो, अलग भी हो सकते हैं, यहाँ पे दोनों एक दूसरे को विरोध भी कर सकते हैं, मतलब टॉक्सिसिटी भी। अच्छा यहीं पे आते हैं हम, कहाँ चले गए, हाँ इसमें देखते हैं, ये ऐसे कैसे ऐसे 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 घूम रहा है, मतलब दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ वाला फिजिक्स वाला, ठीक है। अरे दूसरे को स्पॉन्सर कर दिया, यहाँ पे ये फिजिक्स में जो बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे तो टाउ जो होगा, टाउ टोटल विल बी इक्वल्स टू टाउ वन प्लस टाउ टू। तो टाउ वन प्लस टाउ टू मतलब एफ इंटू ओ बी प्लस एफ इंटू ओ ए। क्या आ जाएगा, यहाँ सर एफ कॉमन निकाल सकते हैं, एक टर्म ये है एक टर्म ये है, दोनों में एफ है तो एफ कॉमन निकाल लिया, अंदर क्या बचेगा ओ बी प्लस ओ ए, ठीक है। अरे डिज़ाइन बनी हुई है, ठीक है, ब्रैकेट बना लेना आप लोग, आधे बच्चे इनका गुस्सा हो जाएंगे। तो ओ बी और ओ ए, सर ओ से बी और ओ से ए, ये तो पूरा ए बी बन गया, तो यहाँ पे लिख लिया हमने एफ इंटू ए बी, ठीक है। तो ये टाउ आ गया, तो टाउ का फॉर्मूला क्या आ गया, एफ इंटू ए बी। सर लेकिन फायदा क्या हुआ, यही तो टाउ हमने पहले ही पढ़ा था फॉर्मूला। देखो फायदा ये हुआ आपको, ये जो निकला ये कपल फोर्स है, आपसे कहेगा कपल निकालो, ठीक है। तो कपल मतलब टॉर्क की बात कर रहा है और कुछ नहीं है। तो कपल कैसे निकालोगे, कोई भी फोर्स ले लो, दोनों में से कोई भी फोर्स ले लो और इसके बीच की दूरी लो, ये जो दूरी है ए बी, इसको हम क्या कहते हैं यहाँ पे, इसे हम कहते हैं कपल आर्म, इसे हम कहते हैं यहाँ पे कपल आर्म। तो कपल आर्म क्या होता है, दिस ए बी जिस पे कपल फोर्स वर्क कर रही होती है, इसे कपल आर्म कहते हैं, ठीक है। अब मैं इसको रब करूंगा और फिर दूसरी स्लाइड को नोट करूंगा। नेक्स्ट अब आएगा हमारे पास टॉपिक जो कि है इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो इक्विलिब्रियम एक स्टेट होती है बॉडी की, मतलब देखो अगर किसी बॉडी के ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हो, फिर भी वो अपने स्टेट को बनाए रखे, अगर वो मोशन में रेस्ट में रेस्ट में, तो अगर अपने मोशन को बनाए रखे, अपने स्टेट को बनाए रखे, बजाय कि उसके ऊपर बहुत सारी फोर्स लग रही है उसके बजाय भी, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं, स्टेट को हम कहते हैं, इस कंडीशन को कहते हैं, स्टेट नहीं, इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, आपके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, मतलब आपके पास बहुत सारे रीजंस हैं इस वीडियो को बंद करने के, है ना, बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, नोटिफिकेशन आ रहे होंगे और मन नहीं कर रहा होगा, क्या करोगे पढ़ के, ये दिमाग में आ रहा होगा, है ना, क्या ही पढ़ा देंगे ऐसा, ये सारे रीजंस होने के बाद भी आप वीडियो देख रहे हो, तो इसका मतलब आप इक्विलिब्रियम में हो, ध्यान रखना। तो इक्विलिब्रियम जो होता है दैट इज बेसिकली, अगर किसी बॉडी के ऊपर नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही हो, फिर भी उस बॉडी का जो स्टेट है वो चेंज ना हो, चाहे वो मोशन में हो तो मोशन में रहे, रेस्ट में हो तो रेस्ट में रहती है, तो इसे इक्विलिब्रियम कहते हैं। इक्विलिब्रियम दो तरह का हो सकता है, स्टैटिक या डायनेमिक। स्टैटिक मतलब कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहता है, मोशन में है तो मोशन में रहता है, इफ उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही है फिर भी। एग्जाम्पल, सर ये मेरे पास एक बोर्ड है, ये टंगा हुआ है, तो इसके ऊपर क्या फोर्सेस लग रही हैं, ऑब्वियसली फोर्स लग रही हैं, क्योंकि ग्रेविटी इसको नीचे खींच रही है, लेकिन ये नीचे नहीं गिर रहा है, ठीक है। अभी तो हमने यहाँ पे फैन ऑन नहीं किया, मान लो फैन ऑन कर देते हैं तो फिर इसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस भी लगेगा, लेकिन फिर भी इसको कुछ नहीं हो रहा है ना। तो ये एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम में क्या होगा, जैसे हम कई बार आपने देखा होगा ऐसा, अगर आपके ऊपर फैन चल रहा है तो फैन को ऑफ करो, तो जैसे ही आप ऑफ करोगे तुरंत से ऑफ नहीं होगा, ऑल्दो इलेक्ट्रिसिटी जाना तुरंत बंद कर दी है, लेकिन फिर भी ऑफ नहीं होगा, कुछ देर तक वो रोटेशन में रहेगा, ड्यू टू इट्स डायनेमिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि वो जिस मोशन में था उसके ऊपर उस समय बहुत सारी फोर्सेस लग रही थी, ठीक है। वहां पे तो इनर्शिया का भी कॉन्सेप्ट आएगा, लेकिन फिलहाल अगर हम फैन को देखें तो फैन जब रोटेट कर रहा है तो उसके ऊपर डाउनवर्ड फोर्स लग रही है, अर्थ उसको नीचे खींच रहा है, फिर भी वो अपने स्टेट को बनाए रखे हुए मोशन में कंटिन्यूड है, तो इसे कहेंगे हम एक डायनेमिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। और एग्जांपल आप ले सकते हो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का कहाँ पे, ये रेन ड्रॉप का एक बार पूछा गया था क्वेश्चन, और एक बार एक इलेक्ट्रॉन का पूछा हुआ था, ठीक है, और एक आप एरोप्लेन का भी लिख सकते हो, ठीक है। तो रेन ड्रॉप, बारिश की बूंद गिर रही है ऊपर से और गिरती ही जा रही है, रुक ही नहीं रही है, तो ये जो है ये किसमें, डायनेमिक इक्विलिब्रियम में। जैसे मान लो ये बारिश की बूंद है और ये ऊपर जैसे नीचे गिर रही है, इसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, यहाँ से ऐसी की हवा आ रही है, फिर भी ये नहीं मुड़ रहा है, और यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स वर्क कर रही है, उसको नीचे खींचती ही चली जा रही है, तो ये किसमें है, ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम है। तो डायनेमिक इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे बहुत सारी फोर्स लग रही हो फिर भी वो अपने मोशन को बनाए रखे, जैसे रेन ड्रॉप, तो ये होगा डायनेमिक इक्विलिब्रियम में।
इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन एक न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता रहता है, एक इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है और न्यूक्लियस उसको अंदर खींचना चाह रहा है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियस है पॉजिटिवली चार्ज और इलेक्ट्रॉन है नेगेटिवली चार्ज, तो ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव को खींचना चाह रहा होगा, लेकिन फिर भी ये इलेक्ट्रॉन लगातार मोशन में है। और यहाँ पे दो फोर्सेस और भी वर्क कर रही हैं जो कि सेंट्रीपिटल एंड फ्यूगल, वो हम बाद में बात करेंगे। फिर भी ये मोशन में है लगातार, तो ये भी किसमें कहेंगे? डायनेमिक में कहेंगे। एरोप्लेन का भी सेम एग्जांपल है। एरोप्लेन ऊपर हाइट में जब उड़ने लगता है, मतलब जा रहा है जब ऊपर या फिर उड़ रहा है ऊपर, तो ग्रेविटी उसको नीचे खींचनी है, फिर भी वो नीचे नहीं आ रहा है, आ जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, फिर भी ऊपर जा रहा है, इसका मतलब वो भी किसमें है? डायनेमिक इक्विलिब्रियम में है। तो ये आप यहाँ से एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हो। नेक्स्ट, कंडीशंस फॉर इक्विलिब्रियम क्या होती हैं? ठीक है, मतलब जो इक्विलिब्रियम है इसके लिए नेसेसरी चीजें क्या हैं कि कब इक्विलिब्रियम हम कहेंगे या कब इक्विलिब्रियम होगा। तो उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस हैं हमारे पास। सबसे पहले तो रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, मतलब देखो सिंपल है, कहाँ गया मार्कर। तो अगर मेरे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है, थोड़ा सा 3D बना लेते हैं। एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस वर्क कर रही हैं, इधर से भी लग रही है, 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 ऐसे भी लग रही है, ऐसे भी लग रही है, बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन सारी की सारी फोर्सेस इस पे जो रिजल्टेंट है वो जीरो दे रही हैं। कैसे? सर ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, ये कैंसिल हो गई, तो रिजल्टेंट क्या आया? जीरो आया, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अच्छा यार, एक चीज और बताना भूल गया, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, टॉर्क भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो हाँ, तो मैं बात कर रहा था कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम में, तो अगर इसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस वर्क करें फिर भी इन सारी फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो मिल जाए, तो ये इक्विलिब्रियम में होगा। दूसरा चीज, अगर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर देखो, एक तो इसके ऊपर फोर्सेस वर्क कर रही होंगी, हो सकता है इसके ऊपर रोटेशनल फोर्स भी वर्क कर रही हो, मतलब यहाँ बेसिकली टॉर्क का भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, क्योंकि अभी आपने टॉर्क भी देख लिया। तो हो सकता है कोई ऑब्जेक्ट ये इस तरह से घूम रहा हो, ये ऐसे घूम रहा हो, लेकिन अगर ये जब घूम रहा है, क्या इसको हम इक्विलिब्रियम में कह सकते हैं? ये घूमता ही जा रहा है, इसके ऊपर टोटल जो हमारे पास मोमेंट है वो जीरो नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो हमें जीरो मिलने के लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ऐसा हो जाए तो जीरो हो जाएगा, मतलब जितना इधर से मोमेंट है उतना ही इधर से मोमेंट है, तो ये जीरो हो जाएगा। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ये मेरे पास कोई लाइन ऑफ एक्शन है, इस पर कोई फोर्स नीचे वर्क कर रही है और इस पर यहाँ पे फोर्स नीचे वर्क कर रही है, और दोनों एफ हैं। तो ये इसको इधर घुमा रहा है और ये इसको इधर घुमा रहा है, दोनों एक दूसरे के मोशन को कैंसिल करेंगे, दोनों मोमेंट कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और आपको क्या मिलेगा? एल्जेब्रिक सम दोनों ही मोमेंट का जीरो मिल जाएगा, ठीक है। कैसे मिलेगा मैं बता भी देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पे मेरे पास अगर ये ओ है, ये ए है, ये बी है, दोनों फोर्सेस सेम है, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे लेट्स से टाउ वन है, यहाँ पे लेट्स से टाउ टू मोमेंट है, तो टाउ वन कितना हो जाएगा, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, फोर्स इंटू ए ओ, और टाउ टू कितना हो जाएगा? फोर्स इंटू ओ बी, ठीक है। अब ये वाला मोमेंट कैसे है? टाउ वन की बात करें, ये टाउ वन है, तो टाउ वन कैसा है? ये सर है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, है ना। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कैसा होता है? पॉजिटिव, तो ये पूरा कैसा होगा? पॉजिटिव, यही लिख देता हूँ। और ये वाला जो मोमेंट है ये कैसे है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में, मतलब ये टाउ टू जो है ये कैसे है? क्लॉकवाइज चल रहा है, देखो ये क्लॉकवाइज है, तो ये क्लॉकवाइज है, मतलब ये कैसा होगा? नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे हम? एक नेगेटिव साइन भी लगाएंगे, माइनस का एफ इंटू ओ बी। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि ए ओ जो है वो ओ बी के इक्वल है, मतलब मिड पॉइंट है बेसिकली। तो क्या होगा, इन दोनों को जब टाउ टोटल निकालने जाओगे आप, तो क्या मिलेगा? टाउ वन प्लस टाउ टू, मतलब क्या मिल जाएगा? एफ इंटू ए ओ प्लस माइनस एफ इंटू ओ बी। तो ओ ए और ओ बी दोनों इक्वल हैं अगर, तो ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा जीरो, मतलब टॉर्क, टोटल टॉर्क कितनी आ गई तुम्हारे पास? जीरो आ गई, मतलब ये वाला पॉइंट भी वैलिड हो रहा है, ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर कंडीशन इक्विलिब्रियम की कब बनती है? जब उसके ऊपर सारी ही फोर्सेस हम लोग को जीरो दे दें, या रिजल्टेंट फोर्सेस का सम जीरो आ जाए, और दूसरा कि जो एल्जेब्रिक सम है हमारे पास टॉर्क्स का वो भी जीरो आ जाए, ठीक। मैंने आप प्रूव भी कर दिया। अब ये जो आपने कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखा या आप समझा, इसी को हम कहते हैं जब हम लोग इक्विलिब्रियम की एप्लीकेशन कह दो, या फिर इसी को थोड़ा सा एक्सटेंड करना चाहूँ मैं अगर, देखो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछता है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट, POM, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जो है ये कैसे निकालोगे? देखो यहीं से निकाल सकते हो आप। कैसे? लेट मी यूज अनदर पेन। टाउ टोटल आप कैसे निकाल सकते हो? टाउ वन प्लस टाउ टू करके। लेट से मेरे पास इस कंडीशन को हम यूज कर रहे हैं, मतलब इस केस को यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे दो मोमेंट है मेरे पास, टाउ वन और टाउ टू, ठीक है।
तो टाउ टोटल कितना आ जाएगा, टाउ वन प्लस टाउ टू के इक्वल। अब यहाँ पे अगर दोनों इक्वल हैं, क्यों, क्योंकि अगर इक्विलिब्रियम होना है, अगर इक्विलिब्रियम होना है तो ये कंडीशन वैलिड होगी, ये जीरो आना पड़ेगा, टाउ टोटल को जीरो आना पड़ेगा अगर इक्विलिब्रियम होगा। अभी आपने देखा यहाँ पे, तो टाउ टोटल को जीरो होना पड़ेगा अगर इक्विलिब्रियम है, मस्ट बी जीरो फॉर इक्विलिब्रियम। और हम ऐसा कह रहे हैं कि वो इक्विलिब्रियम में है, ये ए क्यू एम लिखा हुआ है इक्विलिब्रियम, ठीक है शॉर्ट में। तो अगर टाउ टोटल जीरो है और बॉडी इक्विलिब्रियम में है, तो इसका मतलब टाउ वन प्लस टाउ टू इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा। अब टाउ वन कैसा था, टाउ वन जो था ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, हाँ ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट था, और ये लिख देता हूँ मैं, ये एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट है, ये क्लॉकवाइज मोमेंट है। तो जो टाउ वन है ये नोट कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को, तो यहाँ पे इसको हम ऐसे लिखते हैं टाउ ए सी डब्ल्यू और प्लस का टाउ सी डब्ल्यू। लेकिन सर टाउ सी डब्ल्यू जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पे नेगेटिव लगा देते हैं साइन। अब उसको उधर भेज सकते हैं टाउ सी डब्ल्यू को, तो हमारे पास क्या मिल जाएगा हमें, टाउ ए सी डब्ल्यू इज इक्वल टू टाउ सी डब्ल्यू। यही कंडीशन होती है प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की, जो आप पढ़ते हो। आप लोग कहते हो ना कि द सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट, तो वो कोई अलग सी बात नहीं है, वो यहीं से डिराइव होकर आती है बात, ठीक है। तो आज आपको ये समझ में आया होगा कि क्यों ऐसा हो रहा है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो कंडीशन ध्यान रखना, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट की कंडीशन क्या होती है, सम ऑफ ऑल एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल क्लॉकवाइज मोमेंट, तभी इक्विलिब्रियम कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं, मैं इसको रब कर देता हूँ, फिर एक क्वेश्चन करते हैं हम लोग। मैंने जो चीज़ें छोड़ी हुई हैं इसलिए छोड़ी हैं क्योंकि अभी हम जो क्वेश्चन करने वाले हैं उनका यहाँ पे यूज़ होने वाला है थोड़ा सा इन सारे फॉर्मूलेस का, इस वजह से मैं इसको छोड़ के रखा है। चलो तो अब हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जो कपल एंड मोमेंट ऑफ फोर्स पे ही है। तो मैंने यहाँ बना दिया है, बाकी मैं क्वेश्चन यहाँ पे लगा भी दे रहा हूँ, आप देख पा रहे होगे। तो क्वेश्चन कह रहा है, इन अ फिगर अ रोलर ऑफ डायमीटर 0.4 मीटर इज रेज्ड ऑन अ पेवमेंट ऑफ एक्स वाई, और यहाँ पे दो फोर्सेस दी हुई है F1 एंड F2, और आपको यहाँ पे कंपेयर करना है टॉर्क्स को बेसिकली दोनों, ठीक है। तो अगर आपको टॉर्क कंपेयर करनी है दोनों ही, देखो जब भी कंपैरिजन बोलता है आपको टॉर्क का या किसी भी चीज का तो आप वहाँ पे सिंपली रेशियो निकाल के काम कर सकते हो, ठीक है। तो आप चीज़ों को जब भी कंपेयर बोले तो आप वहाँ पे रेशियो निकाल के सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा है टाउ वन और टाउ टू, इसके साथ एसोसिएटेड जो है वो टाउ वन है, और इसके साथ एसोसिएटेड जो है वो टाउ टू है। मैंने दोनों का रेशियो मतलब दोनों को डिवाइड कर दिया है, ठीक है। तो टाउ वन पहले निकाल लेते हैं सोल्यूशन। टाउ वन कैसे निकालेंगे सर, सिंपल, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहाँ पे फोर्स वन यूज करेंगे और डिस्टेंस वन यूज करेंगे। फोर्स वन, अब यहाँ पे ध्यान से देखना कि फोर्स वन कौन सी, ये वाली, ये तो इजी है, चलो 10 है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है, देखो ये मेरे पास है जहां पे फोर्स लग रही है, तो ये वो पॉइंट है जहां पे फोर्स लगाई जा रही है। पिवट पॉइंट कौन सा है इसके लिए, देखो अगर हम इसको देखें तो ये पूरा इस तरह से रोटेट हो रहा होगा। अब गलती क्या करोगे आप लोग कि इसको पिवट पॉइंट लेके चलोगे, बट ये पिवट पॉइंट नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट पिवटेड नहीं है। ऑब्जेक्ट पिवटेड कहाँ पे, इस जगह पे पिवटेड है। भाई ये पूरा ऐसे रोटेट होगा ना इस तरह से। आप इसको ऐसे समझो कि आप किसी चीज कोई स्टेप है, कोई सीढ़ी है, उस पर आप कुछ बाइक या कुछ चढ़ाने की कोशिश कर रहे हो, तो वो ऐसे रोल होगा, ये इसके बाद ऐसे रोटेट होगा इस तरह से, तो ये पिवट पॉइंट होगा। अब पिवट पॉइंट मतलब ये पूरी दूरी, तो पिवट पॉइंट कितना है, ये वैल्यू दी हुई है आपको, डायमीटर दिया हुआ है सर्कल का 0.4 मीटर, तो आप इसको 0.4 से इंटू कर दोगे, आपको मिल जाएगा 4, ठीक है, और इट विल बी इन न्यूटन मीटर। तो ये आ गया टाउ वन। टाउ टू कैसे निकाल लोगे, इट विल ऑल्सो प्रिटी सिंपल, F2 इंटू टाउ टू करके। F2 क्या है, इसको मैं किसी और चीज़ से कलर से यूज़ कर लेता हूँ, टाउ टू। तो फोर्स, सेकंड वाली फोर्स कितनी होगी, 10 की है, 10 न्यूटन की, इंटू टाउ टू। अब देखो जब ये यहाँ से फोर्स लगाई जाएगी इस जगह से, तो ये रही फोर्स, और जब इस तरह से फोर्स लगाई जाएगी तो इसके लिए पिवट पॉइंट का होगा, यही पिवट पॉइंट होगा, लेकिन उसके बीच की परपेंडिकुलर दूरी क्या है, देखो फिर से समझाता हूँ। ये फोर्स है और यहाँ पे एक्ट कर रही है, मतलब ये पिवट पॉइंट है। अब की बात, ये केस अब सॉल्व हो चुका है, अब इस केस की बात करें, अगर यही सेम सिनेरियो होता और यहाँ से फोर्स लगाई जा रही होती, तो ये इस तरह से रोटेट हो रहा होता। इसका वजह समझो कि ये कोई बॉल है, उसको ऊपर से धक्का मार रहे हो, तो वो भी यहीं से पिवट होगी, मतलब पिवट पॉइंट अगेन उसके लिए यही होगा, ये पिवट पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। उसने ओ जानबूझ के बना के दिया, क्योंकि हम लोग कई बार ओ को पिवट पॉइंट लेके चलते हैं टीचर्स, तो इस वजह से यहाँ पे कंफ्यूजन होती है बच्चों को। फिलहाल ये कितना देने वाला है पिवट पॉइंट, तो अब अगर ये पिवट पॉइंट है तो ये हो गई एक्सेस पिवट वाली, और ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये कितना होगा सर, पूरा 0.4 है, तो ये हो जाएगा 0.2, आधा उसका डायमीटर का, तो कितना हो जाएगा 0.2, ये आ जाएगा आपके पास 2 न्यूटन मीटर। अब दोनों को आप सिंपली डिवाइड कर दो, टाउ वन बाई टाउ टू करना है, तो कितना हो जाएगा 4 न्यूटन मीटर अपॉन
2 न्यूटन मीटर कैंसिल हो जाएंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2:1 आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि टाउ 1 बाय टाउ 2 इज इक्वल्स टू 2/1, या फिर आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 2 टाइम्स ऑफ टाउ 2 इज इक्वल्स टू टाउ 1, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है दैट इज, आपको फिर से अगेन दिख रहा होगा यहाँ पे। तो क्वेश्चन है, अ मैकेनिक कैन ओपन अ नट बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 150 न्यूटन व्हाइल यूजिंग अ लीवर ऑफ हैंडल 40 सेंटीमीटर। तो कितनी इसको फोर्स लगानी पड़ेगी अगर सॉरी कितना लंबा हैंडल यूज करे अगर वो 50 न्यूटन की फोर्स लगाना चाह रहा है। तो यहाँ आप देखो दो केसेस बन रहे हैं। कैसे दो केसेस बन रहे हैं? देखो केस नंबर ए है और केस नंबर बी है। मैं पहले क्वेश्चन थोड़ा समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है मेरे पास कुछ एक रेंच होगा, ठीक है, कोई एक, क्योंकि रेंच एक लीवर की कैटेगरी में आएगा, तो एक रेंच है मेरे पास और इस रिंच से एक उसको स्क्रू को खोल रहा है। तो ये रहा होगा स्क्रू और ये पिवट पॉइंट होगा। देखो पिवट पॉइंट पहचानना बहुत जरूरी है, ठीक है, और यहाँ पे फोर्स लग रही होगी तो ये फोर्स एफ है। अब जब इसको ऐसे घुमा रहा होगा इस तरह से, रोटेशन मोशन हो रहा होगा, तो यहाँ पे टॉर्क्स वर्क कर रही होंगी। तो एक कंडीशन ये कह रहा है कि जब ये 40 सेंटीमीटर लंबा हैंडल से घुमा रहा है तो ये 150 न्यूटन की फोर्स लगा रहा है। तो जब हैंडल जो है वो है 40 सेंटीमीटर तो उसको फोर्स लगानी पड़ रही है कितनी, 150 न्यूटन। और फिर वो कह रहा है कि अब क्या करना पड़े कि फोर्स हम 50 न्यूटन की लगाएं तो हैंडल जो है वो कितना बड़ा लेना पड़ेगा हमें। अब आप यहाँ समझते हो कि हैंडल कुछ छोटा बड़ा कुछ होने वाला है, मतलब कुछ बड़ा ही होगा हैंडल यहाँ पे। क्यों? क्योंकि भाई अगर फोर्स वो कम कर रहा है तो हैंडल को बड़ा करना पड़ेगा उसको, ठीक है, तभी वहाँ पे फोर्स जो टॉर्क है वो इक्वल बैठेगी। तो कैसे निकाल सकते हो आप? देखो दोनों कंडीशंस को आप यूज कर सकते हो और यहाँ पे आप सिंपली टॉर्क के साथ काम कर सकते हो। तो एक काम करते हैं, पहले वाले में टॉर्क निकालते हैं टाउ 1 और दूसरे में टाउ 2, ठीक है। तो टाउ 1 निकालते हैं, ठीक है। और जब भी ऐसा केस बने, देखो कहीं पे कंपैरिजन करने को बोले, कहीं पे केसेस बन रहे हो ऐसे, तो आप सिंपली यहाँ पे रेशियो निकाल के काम कर सकते हो, मतलब दोनों को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो टाउ 1 देखते हैं यहाँ पे। टाउ 1 क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स यहाँ पे 150 और परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 40। सेंटीमीटर में है तो अपॉन 100 करोगे जिससे मीटर में आ जाए मीटर सॉरी। तो ये हो गया, कितना आ गया टाउ 1, 0 और 6, ठीक है, न्यूटन मीटर, ठीक। और दूसरी जगह पे आ जाएगा, इसको मैं थोड़ा सा रब कर दूँ पहले। तो अब इस केस में देखते हैं टाउ 2 कितना आ जाएगा। टाउ 2 के लिए हम 50 न्यूटन फोर्स है और पूछ रहे हैं हैंडल कितने का हो। लेट्स से हैंडल x डिस्टेंस का हो, हमें नहीं मालूम तो x मान लेते हैं। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे हमारे पास ये टॉर्क आई है और ये जो टॉर्क आई है, इन दोनों का हम रेशियो निकालें। टाउ 1 बाय टाउ 2 इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 60 न्यूटन मीटर। यह काम और भी कर सकता हूँ, उससे ज़्यादा इजी पड़ेगा। देखो अगर हम दोनों के टॉर्क को इक्वल लिख दें सिंपली, तो भी काम हमारा बन जाएगा। वहाँ से भी सेम बनेगा, यहाँ से भी सेम बनेगा। दोनों टॉर्क्स इक्वल लिख दें, टाउ 1 टाउ 2 को इक्वल लिख दें, तो कितना होगा, 60 न्यूटन मीटर इज इक्वल्स टू 50 इंटू एक्स। अब यहाँ पे न्यूटन मीटर में है, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 से डिवाइड करोगे इसको तो 5 इन द 5 और 6 दैट विल बी 2, तो 5 1.2 मीटर। न्यूटन न्यूटन भी कैंसिल हो जाएगा, मीटर बचेगा, ये एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये एक्स रखा है न्यूटन मीटर से, ठीक है। तो एक्स हमारे पास कितना आ जाएगा, 1.2 मीटर लॉन्ग, मतलब एक 1.2 मीटर लॉन्ग अगर हैंडल होगा तो उससे हमें सेम टॉर्क मिल जाएगी। क्यों सर हमने टॉर्क इक्वल क्यों की? क्योंकि दोनों ही कंडीशन में आपको टॉर्क इक्वल ही चाहिए होगी अगर वो हैंडल इक्वल लगाना चाह रहा है। मतलब मेरे पास देखो ऐसा तो है नहीं कि यहाँ पे कम फोर्स लगा के ये खुल जाएगा। भाई आपको टॉर्क के फॉर्म में चाहे फोर्स दो, चाहे आप लिटरली फोर्स लगाओ, दोनों केस में आपको फोर्स जो पहले आप दे रहे हो वही उतनी ही देनी पड़ेगी। मतलब आपका जो मल्टीप्लिकेशन पहले वाला था उसी के इक्वल देना पड़ेगा, तभी उतनी फोर्स मिलेगी और वो जो रिंच है वो घूम पाएगा। अगर समझ रहे होगे आप यहाँ पे क्या मैंने किया है और क्यों किया है। चलो एक और क्वेश्चन लेते हैं। अब की बार हमारे पास जो एक क्वेश्चन आता है वो आता है मीटर स्केल से। नेक्स्ट हमारे पास आता है एक क्वेश्चन जो कि है मीटर रूल से।
देखो जब भी आपसे एक बोलता है क्वेश्चन में कि यूनिफॉर्म मीटर रूल यूज की जा रही है, तो यूनिफॉर्म मीटर रूल यूज करते हैं आप, मतलब क्वेश्चन में यूज करते हैं अगर वो बोल रहा है, तो समझ जाओ कि वहाँ पे वो 0 से 100 सेंटीमीटर मार्क को बोल रहा है। मतलब जो मीटर रूल है, यूनिफॉर्म मीटर रूल, वो 0 से 100 सेंटीमीटर लेंथ की है, मतलब 100 सेंटीमीटर की है बेसिकली। और अगर मीटर में कहो तो 1 मीटर की है, और हर एक जो डिस्टेंस है वो इक्वली, इसी वजह से वो यूनिफॉर्म बोल रहा है। तो एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है मेरे पास, मैं क्वेश्चन एक बार देख लेता हूँ। यूनिफॉर्म मीटर रूल है जहाँ पे 60 सेंटीमीटर मार्क पे जो इसको है उसको पिवट कर दिया गया है, और एक 10 ग्राम का आपके पास मास दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है इसको किधर लटकाएं, तो मैंने इसे बना दिया है फिलहाल। अगर ऐसा रहता कि 10 ग्राम का मास है और इसको किधर लटकाना होता, तो आप बेसिक समझ पा रहे होगे कि यार देखो इधर का पोर्शन ज़्यादा है। अब मोमेंट निकाल के भी कर सकते हो, बिल्कुल वैसे भी कर सकते हो, बिल्कुल बेसिक से जाओ, लेकिन हमें थोड़ा सा जल्दी भी करना होगा क्वेश्चन को पेपर में। तो अगर आप इसको देखो तो इसका जो ज़्यादा पोर्शन है वो इधर है, और इधर कम पोर्शन है। आप इतना बेसिक से भी आप जानते हो कि अगर इसका यूनिफॉर्म लेंथ है तो इसका मतलब यहाँ पे जो मास है वो ज्यादा है, यहाँ पे मास जो है कम है। अगर इधर मास ज्यादा है तो ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा नीचे की तरफ, मतलब ओवरऑल मोशन अभी के केस में ऐसे हो रहा होगा। अगर आपको इसको इक्विलिब्रियम में लाना है तो आपको 10 ग्राम मास को इधर लटकाना पड़ेगा 100 वाले पे। तो इसका मतलब 10 ग्राम मास जो है वो कहाँ पे लटकाया जाएगा, 100 सेंटीमीटर मार्क पे लटकाना पड़ेगा, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। ठीक है, 100 सेंटीमीटर कहें या फिर हम कहें कि बी साइड वाले में, अदर साइड वाले में, इसमें पूछा गया था कि किस एंड पे लगाना पड़ेगा, तो ये अदर एंड पे या फिर ओबी वाली साइड जो है वहां पे लगाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा पूछ रहा है व्हाट इज द मास ऑफ द रूलर। तो ये जो रूलर है इसका मास पूछा जा रहा है, तो मास निकालने का बड़ा इजी तरीका है। तो मास कैसे निकालेंगे हम, देखो मास निकालने के लिए हमें ये पता होना चाहिए, या फिर आप ये चीज़ याद रखो कि जो सेंटर होता है इसका 50 सेंटीमीटर मार्क, वहां से इसका वेट जो कि एम है वो लटक रहा होता है। मतलब एम जो है वो नीचे के साइड में ग्रेविटी इसको पुल कर रही होगी, उसकी वजह से यहाँ पे वेट आ रहा है, तो वो 50 सेंटीमीटर मार्क से इस तरह से जा रहा होगा। मतलब ये 50 सेंटीमीटर मार्क वाला ही असल में जो होगा वेट, वही इसको ऐसे घुमा रहा होगा, और इसके काउंटर पार्ट में ये लगा हुआ है। ठीक है, तो बस क्या करना है, ऐसा यहाँ पे दोनों टॉर्क्स को इक्वल करना है आपको, है ना, क्योंकि आप प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट जानते हो। अगर इक्विलिब्रियम में है तो इक्विलिब्रियम में होने के लिए क्या करना पड़ेगा, टाउ वन को टाउ टू के इक्वल होना पड़ेगा। तो टाउ वन निकाल लेते हैं एक बार। तो टाउ वन क्या आ जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितनी है यहाँ पे, फोर्स कितनी है, देखो ये जो वेट है ये है क्या, एक टाइप की फोर्स ही है, तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, एम यूज करेंगे। और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पे फोर्स लग रही है, ये पिवट पॉइंट है, ये फोर्स है, और ये पिवट पॉइंट है, तो इनके बीच की दूरी यूज की जा रही है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक आपके लिए एडवांटेज है कि आप ये जो क्वेश्चन इसके आते हैं ज़्यादातर मीटर रूल पे, इसमें अब अगर आप मीटर सेंटीमीटर का केस का ध्यान नहीं भी रखते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही सेम बैठ जाएगा, कैंसिल हो जाते हैं दोनों तरफ जा करके। ठीक है, अच्छा दूसरी तरफ देखते हैं टाउ टू। टाउ टू क्या आ जाएगा सर, यहाँ पे कुछ ये 100 सेंटीमीटर मार्क पे है, तो 10, एक काम करते हैं पहले फॉर्मूला लिख देता हूँ। तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, फोर्स कितना है हमारे पास, यहाँ पे है 10 ग्राम का ऑब्जेक्ट है ये, देखो 10 ग्राम तो उसका मास है, और उसका जो एक्सेलरेशन होगा वहाँ पे वो जी होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम कोई एक्सेलरेशन नहीं कर रहे हैं, अर्थ कर रहा है, तो अर्थ जब भी करता है एक्सेलरेशन तो वहाँ पे एक ही जगह पे जी रिप्लेस कर दे, तो यहाँ पे मैंने वही एक ही जगह पे जी, ये ग्राम वाला जी नहीं है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वाला जी है। ठीक है, और इनटू में कर लेते हैं ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है यहाँ से यहाँ तक की, 60 से ये 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, तो रख के सॉल्व कर देते हैं, अब दोनों को इक्वल रखना है, टाउ वन टाउ टू को, बाय पी ओ एम, प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट से क्या कहता है कि टाउ वन जो होगा वो टाउ टू के इक्वल होना चाहिए, मतलब एम जी इंटू 10 इज इक्वल्स टू 10 इंटू जी इंटू 40। तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, जी से जी कैंसिल हो जाएगा, तो एम कितना आ जाएगा, सिंपली 40 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ग्राम में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने मास को चेंज नहीं किया था ग्राम में ही यूज़ किया था, तो 40 ग्राम मास होगा इस रूलर का होने वाला है। ठीक है, चलो तीसरा पार्ट भी आएगा, शायद कुछ कह रहा था उसमें, जस्ट अ सेकंड। इफ द 10 ग्राम मास इज नाउ शिफ्टेड टू 90 सेंटीमीटर मार्क, मतलब अब जो 10 ग्राम वाला मास है उसको इन्होंने शिफ्ट करके कर दिया है 90 सेंटीमीटर मार्क पे। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इन विच डायरेक्शन मस्ट द नाइफ एज बी शिफ्टेड टू मेक द रूल हॉरिजॉन्टल अगेन। ठीक, तो अब ये कह रहे हैं ये कि अगर हमने इस वाले मास को शिफ्ट करके 90 पे बैलेंस कर दिया, आपकी बात इसको 90 सेंटीमीटर पे, मतलब नेक्स्ट केस में बना देता हूँ, ऐसा कुछ है, ये रूलर है, ये 60 सेंटीमीटर मार्क पे था, अब इसको हमें चेंज करना है। ठीक है,
अब इसको हमें चेंज करना है, और ये जो 10 वाला मास है 10 ग्राम का, ये कहाँ पे है, 90 सेंटीमीटर मार्क पे है, और ये 100 सेंटीमीटर है, और ये 0 सेंटीमीटर है, ठीक है। और हमसे कह रहा है कि अगर इसको हमने 90 सेंटीमीटर मार्क पे रख दिया तो अब की बार जो पिवट पॉइंट होगा वो कहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा। मतलब ये पिवट पॉइंट पहले 60 पे था, मैं इसको 60 में भी लिख देता हूँ, ये 60 पे था, अब इसको हमें कहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, मतलब इसको हम इस तरफ लेकर के जाएं, इस तरफ लेकर जाएं, किधर लेकर के जाएं कि ये फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो यहाँ पे अगेन वो बोल रहा है इक्विलिब्रियम में आ रहा है या फिर इक्विलिब्रियम में है। तो जैसे ही बोल रहा है कि इक्विलिब्रियम में, मतलब अगेन आप यहाँ पे टाउ वन को टाउ टू के इक्वल करा सकते हो, ठीक है। तो टाउ वन आप निकाल लोगे, मतलब इधर वाली। अब यहाँ पे जो वेट कर रहा हूँ, यहाँ पे जो वेट होगा जो कि mg है, वो अगेन 50 वाले से ही लटक रहा होगा अभी भी, mg। और ये हमें नहीं मालूम है कहाँ पे, तो हम मान लेते हैं कि x पे है, हमें नहीं मालूम है कहाँ पे, ठीक है। तो mg वाला जो होगा ये कैसे मूव करा रहा होगा इसको, इस तरह से, और ये वाला मूव करा रहा होगा इसको इस तरह से, ठीक है। तो एक बार टाउ वन होगा, ये वाला टाउ वन है और ये वाला टाउ टू है, तो टाउ वन को अगेन टाउ टू के इक्वल रख देना है बस। तो टाउ वन निकाल लेते हैं पहले, टाउ वन कितना हो जाएगा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स हमारे पास कितनी है, mg इस वाले के लिए, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है हमें नहीं मालूम है, लेकिन हमें ये तो मालूम है ना कि 50 वाले पे है ना। अब कहाँ पे लटकाना पड़ेगा, लेट से उनके बीच की दूरी x है, हमें नहीं मालूम है कि इनके बीच की दूरी x है, ठीक है। और टाउ टू कितना होगा, टाउ टू यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी है, सॉरी टाउ टू कह रहा हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो कितना हो जाएगा, फोर्स है 10 ग्राम, और g को इंटू करोगे mg, ठीक है। और डिस्टेंस कितनी हो जाए आपके बाद, ये 90 से x तक की कितनी हो जाएगी, 90 माइनस एक्स, 90 माइनस एक्स, ठीक है। अच्छा सॉरी, एक चीज़ और भी, यहाँ 50 माइनस एक्स होगा, क्यों, क्योंकि ये 50 पे है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालनी है, तो 50 को x को 50 से माइनस करोगे ना, 90 माइनस एक्स और x माइनस 50, सॉरी x माइनस 50 होगा, ये x माइनस 50 हो जाएगा, ठीक, क्योंकि वो फाइनल है, उसको इससे माइनस कर दें, ठीक है। फिलहाल तो अब दोनों को इक्वल रख देना है, ठीक है। तो टाउ वन को टाउ टू के इक्वल रख दो, तो टाउ वन को टाउ टू के इक्वल रखोगे तो क्या हो जाएगा, mg इंटू एक्स माइनस 50 इज इक्वल्स टू 10 जी। अब मैंने ग्राम को हटा दिया अभी के लिए, ठीक है, मतलब सिंबल हटा दिया इसे, तो जी से जी कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको अगर हम लिखें तो ये हो जाएगा m, अच्छा एक काम करें, हमें m तो मिल गया है ना, तो m हम यूज़ कर सकते हैं, m40 है, m हमें मिला हुआ है तो m40 है, m40 यूज़ कर ले रहे हैं, 40 है, तो ये 40 x माइनस 50 हो जाएगा इज इक्वल्स टू, यहाँ बचेगा 10, तो 10 से 40 कैंसिल हो गया, लेते हैं यहाँ पे एक जीरो कम भी हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 90 माइनस एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करके उधर भेजना है बस, तो 4x माइनस 5 4 20 200 इज इक्वल्स टू 90 माइनस एक्स, एक्स इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5x, 5x इज इक्वल्स टू, ये 200 उधर जाएगा तो 290 हो जाएगा, 290, हाँ ठीक है। अब x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 से इसको कैंसिल करोगे तो 5 5 25 और 25 और 4 5 8 40 58 सेंटीमीटर मार्क पे, मतलब अब के बाद जो आपका ये पिवट पॉइंट होगा ये 58 सेंटीमीटर पे आपने किया होगा। तो आप बता सकते हो इसको हमने किधर कर दिया है, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ शिफ्ट कर दिया है, तब ये फिर से इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, ठीक है। तो मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ, 50 ही आ रहा है, इतना ही आ रहा है। तो आपसे यहाँ पे निकालना ही नहीं था ये चीज़, है ना, ये आपसे कैलकुलेट करने को बोला ही नहीं था कि मार्क बताओ, बस आपसे यही कहा था किस तरफ शिफ्ट कर दें। तो फिलहाल समझ में आ गया हमें कि लेफ्ट में शिफ्ट कर दें, प्रूफ भी हो गया, अच्छी बात है। तो ये आपका ख़त्म होता है हमारा पार्ट वन, वन शॉट है, लेकिन हम एक बार पार्ट वन में पूरा हमने स्ट्रेच में डिस्कस कर लिया है। अब थोड़ा सा ही पार्ट बचा हुआ है जिसमें हम डिस्कस करेंगे थोड़ी मोड़ी चीज़ों को, क्योंकि ऑल दो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही है अभी भी, तो इस वजह से मैं इसको वन शॉट को जो है इसको दो पार्ट में कर लूँगा। पार्ट वन विल भी यहाँ पे एंड होगा, एंड पार्ट टू में जो होगा वो हम इसके आगे का मोशन जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करेंगे। उसमें हमारा आ जाएगा कि जो लैमिना बॉडी प्रॉब्लम्स होती हैं वो आ जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी बेसिकली, ठीक है। और एक क्वेश्चन हमारा और बचेगा उसके बाद, छोटा सा है सेंट्रीफ्यूगल एंड सेंट्रीपिटल फोर्स का, ठीक है। तो ऐसा जो उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, उससे फिक्स्ड क्वेश्चन है जो आते हैं, लेकिन फिर भी उसके हम देख लेंगे। और यहाँ से जो क्वेश्चन आने थे वो मैंने थोड़े बहुत आपको करा दिए, आप लोग बाकी प्रैक्टिस करना।
अगर आपको कोई डाउट होते हैं तो आप मुझे बताना है कि सर ये पर्टिकुलर डाउट नहीं आ रहा है। आप कमेंट्स में बता सकते हो, आप हमें मेल भी कर सकते हो, उसमें भी आप अपनी इमेज को अटैच करके भेज सकते हो कि सर ये क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्व नहीं हुआ है। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, व्हाट्सएप पे भी आप बता सकते हो कि सर ये क्वेश्चन पर्टिकुलर सॉल्व नहीं हुआ है। जितना जल्दी कोशिश होगी हम करके उसको भेजने की कोशिश करेंगे। बाकी इतना ही था इस वीडियो के लिए। लाइक करना अगर अच्छी लगी इस वीडियो को, क्योंकि मेहनत बहुत लगती है। ठीक है, चलो बाय बाय।